जो बात चल रही थी वो साक्ष्य देने में सक्षम व्यक्ति कौन है, इसकी बात हो रही थी और निगेटिवली वो बात बताई गई थी। साक्ष्य देने में सक्षम कौन, बताया ऐसे गया था कि जो साक्ष्य देने में अक्षम है उन्हें छोड़कर बाकी सब साक्ष्य देने में सक्षम है, क्योंकि निगेटिवली ही बताया जा सकता है। कानून में कोई भी चीज पॉजिटिवली बताना बहुत कठिन है, निगेटिवली बताया जा सकता है कि साक्ष्य देने में जो अक्षम है उन्हें छोड़ने के बाद जितने बचे सब सक्षम है। क्योंकि सक्षम कौन, तो फिर समस्याएं खड़ी होने लगेंगी। जो पढ़े लिखे हैं वो सक्षम, जो ग्रामीण परिवेश के नहीं है वो सक्षम, जो अंग्रेजी जानते हैं वो सक्षम, जो दस्तावेजों को पढ़ने और समझने की योग्यता रखते हैं वो सक्षम। देयर में बी सेवरल कैटेगरीज, और एक भी कैटेगरी छूटी, अगर हम ये उल्लेख करें कि साक्ष्य देने में सक्षम कौन कौन, तो जो कैटेगरी छूट जाएगी उल्लिखित होने से वो साक्ष्य देने के लिए अक्षम ये मान ली जाएगी। और मानवीय भूल और त्रुटि ये कभी भी किसी से भी हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिवली कोई भी चीज कानून में बताने की कोशिश ये होती नहीं। टेक्निक के तौर पर, तकनीक के तौर पर एक चीज अपना ली जाती है, प्रारूपण की कला के रूप में, आर्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग के रूप में। किसके द्वारा, विधायकों के द्वारा, कि वे बातों को निगेटिवली बताते हैं। साक्ष्य देने के लिए सक्षम कौन, तो वो ये बताएंगे कि साक्ष्य देने के लिए अक्षम कौन। सक्षम कौन ये नहीं बताएंगे, और न बताने का कारण है क्योंकि आपने सक्षमता ये बतानी शुरू की किन किन व्यक्तियों में है, फिर एक का भी उल्लेख छूटा तो फिर वो अक्षम माना जाएगा, भले ही वो सक्षम हो। और चूंकि साक्षी होना या न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देना ये इतना महत्व का काम है कि इसको छोड़ा ही नहीं जा सकता। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कानून इसे जानने वाले लोग या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इनके काम को सबसे ऊपर क्यों रखते हैं। यानी व्यक्ति मरता भी हो तो भी कहेंगे ये कि न, आपको अदालत में हाजिर होना होगा, अदालत तय करेगी कि आपको अस्पताल भेजा जाए या फिर आप साक्ष्य देंगे। क्यों है ऐसा, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, जबकि व्यवस्था इसी प्रकार की होनी चाहिए। क्योंकि एक चीज आप खूब समझ लें, जो नहीं होना चाहिए वो हो भी नहीं सकता। इसे डार्विन ने भी प्रूव किया है, इसे लैमार्क ने भी प्रूव किया है कि जिसकी जरूरत नहीं, जो अनुपयोगी है वो नष्ट हो ही जाएगा। ये सिद्धांत उपयोगी है। चाहे बाढ़ हो, आपने देखा अभी लोग घर बंद करके गए, वो चोरी करने पहुंच गए। बाढ़ पीड़ित निकल रहे हैं, वो बचाव कार्यों में ठीक है छेड़छाड़ कर रहे हैं, लोगों से सामान छीन रहे हैं। ठीक है, ऐसी विपत्तियों में भी इस प्रकार के दुष्ट लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसलिए कानून और व्यवस्था ये सर्वोपरि है, ये सबसे पहली जरूरत है। ये नहीं हुई तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साक्षियों की श्रेणी इसे बताने की कोशिश नहीं हुई कि कौन कौन साक्षी हो सकता है। देखिए, कानून साक्ष्य की लाठी लेकर ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज वो हर स्थान पर मौजूद नहीं होंगी। घटना जहां घटेगी वहां साक्षी ही होंगे और साक्षी ही न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने आएंगे। इसलिए साक्षियों की संरक्षा, साक्षियों की सुरक्षा
और साक्षी अधिकाधिक लोग कानूनन हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था यह हमें कानूनों के माध्यम से निर्मित करनी ही होगी, अन्यथा कुछ नहीं हो सकेगा। इसलिए आपने देखा 124 में बात को निगेटिवली परिभाषित किया गया। सक्षम साक्षी कौन नहीं बताया, यह बताया कि अक्षम साक्षी को। और अगर अक्षम साक्षी आपको पता लग गया कि कौन है, तो उसे हटाने के बाद जो बचा सब सक्षम। आपको दिमाग लगाने की जरूरत खत्म। आपको केवल यह देख लेना है कि द पर्सन हु इज स्टैंडिंग बिफोर मी एज अ विटनेस, ठीक है, उसमें कोई निर्योग्यता, ही पजेस एनी डिसेबिलिटी, ठीक है, और नॉट। अगर वो किसी डिसेबिलिटी से ग्रस्त है तब बात अलग है, अन्यथा वो सक्षम साक्षी ही है। तो बात को निगेटिवली कहा गया। अब साक्ष्य देने के प्रकार के बारे में बात होगी। नॉर्मल जो लोग हैं वे अभिव्यक्ति का साधन सिर्फ बोलना ये मानते हैं। वो ऐसा मानते हैं कि अभिव्यक्ति यानी बोलना, वो अभिव्यक्ति और बोलने इसमें कोई फर्क नहीं करते। लेकिन आप बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये खूब जानते हैं कि अभिव्यक्ति सिर्फ बोलने से नहीं है। क्यों? बोलने का जो वरदान है, बोलने की जो तौफीक है, ये बहुत कम लोगों को मिली है, लेकिन अभिव्यक्ति बहुत सारे लोग करते हैं। हमने आपसे चर्चा की थी कि इवन मानवेतर अभिव्यक्ति करते हैं। आपके घर में कुत्ता पला होता है, वो भी अभिव्यक्ति करता है, उसकी अभिव्यक्ति को आप जान सकते हैं। तो अब बोलने के माध्यम से अभिव्यक्ति ये मानव प्राणियों को प्राप्त हुई, और मानव प्राणियों में भी कुछ दुर्भाग्यशाली हैं जिन्हें बोलने के माध्यम से स्वयं को अभिव्यक्त करने का जो वरदान है ये ईश्वर ने नहीं दिया। लेकिन कानून ये चाहता है कि साक्षी के तौर पर हम अधिकाधिक लोगों को साक्ष्य देने के लिए समर्थ ये बना देना। ये साक्षी की सामर्थ्य ये हम अधिकतम लोगों को दे देना। इसलिए अभिव्यक्ति का जो तरीका है वो आपका 125 बता रही है। कहता साक्षी का मौखिक रूप से सूचित करने में असमर्थ होना। बात यही लिखी है पुराने एविडेंस एक्ट में, लेकिन ये बात वहां किसकी दी है, किस सेक्शन में? 119 में दी है। और वहां इसका मार्जिनल नोट मौखिक साक्ष्य, ठीक है ना, इस ढंग से दिया गया है। मौखिक साक्ष्य या कुछ मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन मार्जिनल नोट में परिवर्तन आया है। बात यही है, लब्बो-लुआब यही है। पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 119 का और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 125 का लब्बो-लुआब उसका जो सार है वो वही है। क्या कहता है? कहता ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीति से जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसे कि लिखकर या संकेत चिन्हों द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा, किंतु ऐसा लेखन और संकेत चिन्ह खुले न्यायालय में करने होंगे। पिछले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखा है, इसमें लिखा है लिखे और किए जाने चाहिए
तथा इस प्रकार का साक्ष्य मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। है क्या कि साक्ष्य की जो कैटेगरीज है वो मौखिक और दस्तावेजी दो ही हैं। तीसरे प्रकार का साक्ष्य नहीं। लेकिन हमें साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष आया मौलिक रूप में वो जैसा है उसके अनुरूप साक्ष्य को दस्तावेजी या मौखिक इन श्रेणियों में कैटेगराइज करना पड़ता है। प्री में सैकड़ों बार यह सवाल बना है और आगे भी सैकड़ों बार बनेगा और आप रोज गलत करके आते हैं, रटते हैं जबकि रटने की कोई जरूरत नहीं। एक मौलिक बात समझ लीजिए कि जब दस्तावेज की परिभाषा दी गई है कि अंकों, चिन्हों, प्रतीकों, ठीक है, शब्दों, जो भी है, ठीक है, आपका चिन्हों, शब्दों नहीं न भी हो, लेकिन वहां का अंकों, प्रतीकों, चिन्हों आदि के माध्यम से जब लिखने योग्य पदार्थ पर आप कुछ लिखते हैं, यानी आपकी अभिव्यक्ति जब शब्दों, चिन्हों, अंकों आदि के माध्यम से लिखने योग्य पदार्थ पे हो तभी वो दस्तावेज बन सकता है। और फिर उस दस्तावेज को जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए तो उसे दस्तावेजी साक्ष्य मौलिक तौर पर कहा जा सकता है। क्योंकि ये जो कुछ किया जा रहा है भले ही लिखकर किया जा रहा है, लेकिन लिखकर करना नहीं चाहता था, बोलना चाहता था, लेकिन बोलना, ये सामर्थ्य, बोलने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उसका अभाव है। इसलिए वहां क्या कहा, शब्दों, प्रतीकों, अंकों और चिन्हों के रूप में अभिव्यक्त की गई, यानी अभिव्यक्त करने वाले की इच्छा ही उस रूप में अभिव्यक्त करने की है। और यहां अभिव्यक्ति देने वाले की इच्छा वैसे अभिव्यक्ति देने की नहीं है, यहां विवशता है उस प्रकार से अभिव्यक्ति देने की। अभिव्यक्ति तो वो मौखिक देना चाहता है, लेकिन चूंकि बोलने में असमर्थ है, सामर्थ्य ही नहीं है बोलने की, इसलिए विवशता, मजबूरी, ये उससे अन्य ढंग से अभिव्यक्ति दिलवा रही है। वो ढंग लिखने का हो सकता है, वो ढंग संकेतों का हो सकता है, वो ढंग चिन्ह बनाने का हो सकता है। आप हाथों की सहायता से भी चिन्ह बनाते हैं, ठीक है, लोग ऐसे करके, ठीक है, विभिन्न तरीकों से विभिन्न वस्तुओं को, ठीक है, डिनोट करते हैं, उन्हें इंगित करते हैं। ये सब कुछ काहे के स्थान पर हो रहा, बोलने के स्थान पर। आप वैसे अभिव्यक्ति देना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है इसलिए दे रहे हैं। इसलिए मौलिक तौर पर आपकी इस अभिव्यक्ति को भले ही लिखकर की गई हो, भले ही संकेतों के माध्यम से हो, भले ही चिन्हों के माध्यम से हो, लेकिन मौलिक तौर पर इसे मौखिक साक्ष्य इस श्रेणी में ही रखा जाना ठीक होगा। और जो ठीक होता है कानून में वही होता है, इसीलिए यहां लिखा है कि वो साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपना साक्ष्य अगर देना चाहता मीनिंग देर भाई साक्ष्य के तौर पर जो कुछ वो कहना चाहता है उसे बोधगम्य बनाना चाहता है ना। बोधगम्य यानी दूसरे की समझ में आने लायक, दूसरे का जो बोध है, ठीक है, उसमें जाने लायक
अगर वो अपनी बात को बनाना चाहता है, अपने साक्ष्य को बनाना चाहता है और बोलने में समर्थ है, अगर बोलने में समर्थ होता तब तो झंझट ही नहीं था। लेकिन कानून साक्षी का साक्ष्य प्राप्त करने के विषय पर अत्यंत गंभीर है, क्योंकि एकमात्र तरीका यही है जिसके माध्यम से न्यायालय सच्चाई तक पहुंच सकता है। जरूरी नहीं है पहुंच जाएगा, कतई आवश्यक नहीं, लेकिन वही बात कि जब रास्ता ही एक है, टाइम हम पीछे पहुंचा नहीं सकते कि जज साहब को वहां ले जाकर दिखा दें कि क्या हुआ था। ठीक है, जब रास्ता एक और मंजिल तक जाने की व्यवस्था और रास्ता बेहद कठिन, तो फिर सबसे सरल रास्ता मंजिल तक जाने का वो भी तो वही है, इसके अलावा क्या है? तो साक्ष्य यही एक तरीका है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि विवादक तथ्य अर्थात घटना घटी थी या नहीं घटी थी। और जब तक हम घटना के संबंध में समुचित न्याय निर्णय नहीं करेंगे, तब तक स्थायी सामाजिक शांति ये स्थापित हो ही नहीं सकती। इसलिए साक्ष्य का लिया जाना और साक्ष्य का दिया जाना ये महत्वपूर्ण चीज है। और साक्षी हमेशा पढ़ा लिखा होगा। लोग मूर्ख हैं, लोग ऐसी बेवकूफी की बातें करते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, न चीजें जानते हैं, न मानते हैं, न कुछ करते हैं। घटना तो कहीं भी घटेगी, वहां कोई पढ़ा लिखा कोई जानकार सा आदमी होगा, कोई जरूरी थोड़े है, बात क्या पता कौन होगा। तो स्थिति यह है कि हर व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए एक तो सक्षम, बहुत कम लोग जिन्हें अक्षम किया, ठीक है, और जिन्हें अक्षम किया उन्हें कर भी देना चाहिए, क्योंकि समुचित न्याय निर्णय के लिए जरूरी है कि जो उस प्रकार की मानसिक समझ ये रखता ही नहीं कि वो जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है या उसे वो कहना चाहिए या नहीं, उस व्यक्ति से भले ही वो सच कहे, भले ही वो ठीक कहे, लेकिन उसकी बात पर विश्वास करना ये ठीक नहीं है। और चूंकि हमारी व्यवस्था है कि हम घटना स्थल पर मौजूद नहीं हो सकते, इसलिए ये बात रखी गई कि भाई अगर कोई अक्षम साक्षी है तो फिर उसका साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। लेकिन अक्षम साक्षी वो है, ये डिसाइड करने का काम एक निष्पक्ष एजेंसी जो मानी जाएगी, जो समझी जाएगी, उसे दिया गया। किसे? न्यायालय को। न्यायालय का ये विचार, इस प्रकार की बात हम लोगों ने देखी। और फिर इस बात का पूरा ध्यान विधायकों ने रखा कि घटना स्थल पर जो लोग मौजूद होंगे जरूरी नहीं है बोलने में सक्षम हो। जिसके साथ घटना घटी है, घटना का सबसे अच्छा साक्षी तो वही है। लेकिन अगर हम सिर्फ बोलने का वरदान ईश्वर से प्राप्त करने वालों को ही साक्षी मानेंगे तो ये व्यक्ति ये तो आसान शिकार होगा अपराधियों का, क्योंकि ये बोल ही नहीं पाएगा और बोलने के माध्यम से दिए गए साक्ष्य, इसी को हम साक्ष्य मानेंगे। इसलिए विधायकों ने क्या किया, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात को रखा। उन्होंने कहा साक्षी अगर बोलने में अक्षम है तो रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो अपना साक्ष्य किसी अन्य ढंग से, अन्य ढंग भी उन्होंने निर्धारित नहीं किया, उदाहरण दिए हैं अन्य ढंगों के, बात को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिए। जैसे कल हमने
विनिमय पत्र का उदाहरण दिया था कि चेक एक विनिमय पत्र है। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि विनिमय पत्र चेक ही होता है, नो, विनिमय पत्र उसके अलावा भी होते हैं। उदाहरण बात को समझाने के लिए होता है। तो यहां जो बात है वो तो ये कि वो साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी भी ढंग से दे सकता है, किस ढंग से वो अपने साक्ष्य को समझने योग्य यानी बोधगम्य ये बना सकता है, उसकी बात ये लोगों की समझ में आ जाए, जिस ढंग से वो ये बात कह सकता है, कहे उसका साक्ष्य कानूनन साक्ष्य माना जाएगा। कुछ उदाहरण ये यहां दे दिए गए, और उदाहरण उन्होंने कहा कि यथा लिखकर, जैसे कि लिखकर। अब देना तो मौखिक चाहता था, लेकिन चूंकि बोलने की तौफीक भगवान ने उसे दी नहीं, इसलिए लिखकर दे रहा है। पढ़ा लिखा है, लिखकर दे सकता है, लिखकर अपनी बात को बोधगम्य बना सकता है। इसलिए यथा लिखकर, संकेतों के माध्यम से। अब लिखकर हाथ में अंगूठे में ही चोट है, ठीक है, कलम तो पकड़नी पड़ेगी। आप लाख पढ़े लिखे हो, ठीक है, लेकिन कलम ही नहीं पकड़ पाएंगे तो कैसे लिखेंगे? इसलिए उसने कहा यथा लिखकर, संकेतों से, चिन्हों के माध्यम से वो अपना साक्ष्य जिस ढंग से, कोई बंधन, कोई बंदिश ये नहीं रखी गई, जिस ढंग से वो बोधगम्य बना सके उस ढंग से वो साक्ष्य दे सकेगा। इन शब्दों में से आप साक्ष्य देने के कार्य की महत्ता इसको समझ सकते हैं, क्योंकि यही वो लाइट है जो विवादित तथ्यों के अस्तित्व अथवा अनस्तित्व को निर्धारित करेगी। और चूंकि अभिव्यक्ति दस्तावेजी स्वरूप में देने की, ठीक है, अभिव्यक्ति देने वाले की कोई इच्छा प्रारंभ से ही नहीं थी, उसने अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है, जिस रूप में दी है, चाहे वो लिखकर दी हो, चाहे संकेतों के माध्यम से, चाहे चिन्हों के माध्यम से, या चाहे अन्य किसी तरीके से, वो विवशता में दी है, मजबूरी में दी है। इसलिए इस साक्ष्य को दस्तावेजी साक्ष्य कहना न्याय संगत नहीं होगा। इसे मौखिक साक्ष्य इस कैटेगरी में रखने, ठीक है, रखना ही ठीक होगा। और इसीलिए इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि किंतु ऐसा साक्ष्य मौखिक साक्ष्य यह समझा जाएगा, क्योंकि साक्षी मूल रूप से जिस ढंग का उपयोग करना चाहता था वो तो मौखिक साक्ष्य यही था, लेकिन एक शर्त लगा दी कि किंतु यह लिखना, चिन्ह, संकेत जो कुछ करना है वो उसे खुले न्यायालय में करना होगा। ये शर्त क्यों लगाई? ठीक है, शर्त इसलिए क्योंकि साक्ष्य की डेफिनेशन देखें आप, जबकि न्यायालय की अनुमति से या न्यायालय की अनुज्ञा से जांचाधीन विषय के संबंध में साक्षी कुछ बोलता है, ठीक है, यानी न्यायालय की अनुमति होनी चाहिए या न्यायालय की अनुज्ञा होनी चाहिए, तो न्यायालय के समक्ष ये तो करना ही होगा, ठीक है। और न्यायालय का खुला होना, ये साक्ष्य, क्योंकि जरूरी नहीं है वो जो, ठीक है, चिन्ह कर रहा है या चिन्ह बना रहा है, ये जो लिख रहा है उसी को अभिलेख का भाग बनाया जाएगा, क्योंकि विश्वास किसी पर नहीं किया जा सकता
जो पीठासीन अधिकारी के रूप में बैठा होगा, न वो देवदूत होगा और न ही इस साक्ष्य का अभिलेखन जिन लोगों के माध्यम से हो रहा होगा वे देवदूत होंगे। कोई देवदूत नहीं। इसलिए प्रक्रिया ये ऐसे बननी चाहिए कि इसमें पक्षपात आदि की संभावनाएं खत्म हो सके। इसलिए कहा खुले न्यायालय में, क्योंकि खुले न्यायालय में डर होता है। आप चोरी खुलेआम थोड़ी कर पाते हैं। खुलेआम चोरी करते आपको डर लगता है, कोई ना हो लेकिन डर तो है, कोई आ जाएगा, किसी भी क्षण आ जाएगा। तो खुले में तो आप बड़े सच्चरित्र नजर आते हैं, लेकिन अकेले में आपके दुष्चरित्र होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए शर्त लगाई गई ताकि ऐसे व्यक्ति का बोलने की तौफीक, बोलने का वरदान, ये तो उसे भगवान से मिला ही नहीं। वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाएगा। तुम कुछ का कुछ लिखोगे, तुम कुछ का कुछ अभिलेख का भाग बनाओगे। इसलिए उसने कहा कि किंतु ऐसा साक्ष्य, या मतलब वही कि किंतु उसे ये लिखना, चिन्ह बनाना आदि सब कुछ खुले न्यायालय में करना होगा। और न्यायालय खुला कब समझा जाता है, ये आपने सीआरपीसी पढ़ी थी तो आप जानते हैं कि खुला न्यायालय पुरानी सीआरपीसी में कहा था 327, नई में भी कहीं होगा कि खुला न्यायालय किस चीज को कहते हैं। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कहा कि मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। अब पैरा सेकंड में कह रहा, परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ है तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी दुभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ये वीडियो फिल्म की आवश्यकता ये नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लाए हैं, पुराने में ये नहीं था। ठीक है, उन्होंने कहा किंतु अब है क्या, साक्षी बोल सकता है या बोल नहीं सकता, स्थिति जो भी है बोल सकता है, लेकिन ऐसी भाषा में जिसे न्यायालय नहीं जानता। बोल तो सकता है लेकिन अपना साक्ष्य संसूचित करने में, कम्युनिकेट करने में असमर्थ है, क्योंकि भाषा ऐसी है जो न्यायालय जानता ही नहीं। वो संकेतों से बोधगम्य बना सकता है, किंतु संकेत समझने के लिए विशेष योग्यता चाहिए। हर व्यक्ति उन संकेतों को नहीं समझ सकता। आप चाय पिएंगे ये संकेत से कह रहे हो, तो संकेत तो पीने का करोगे। अब पीने में तो शराब भी शामिल है, पीने में तो लस्सी भी शामिल है, पीने में तो चाय भी शामिल है, पीने में तो बहुत चीजें शामिल है। क्या समझे? ठीक है ना। वो भाषा लिख सकता है लेकिन कन्नड़, और जिस न्यायालय को समझना है वो हिंदी भाषी है। ठीक है, अनुच्छेद 21 सबको हासिल है भारत की धरती पर। वो सुदूर, ठीक है, अफगानिस्तान की एक महिला है जो पश्तो केवल जानती है और कुछ नहीं जानती। ठीक है, उसके साथ कोई मिसहैपनिंग ये हुई है, उसे साक्षी के तौर पर न्यायालय में उपस्थित किया गया। वो तो पश्तो बोलेगी, वो अपना साक्ष्य दे सकती है किंतु उसे संसूचित करने में असमर्थ है। अगर यह स्थिति है तो न्यायालय क्या करेगा? दुभाषीय या विशेष प्रबोधक। दुभाषीय कब? जब ऐसी भाषा में दे रहा है जो न्यायालय की भाषा नहीं है, जिसे न्यायालय के लोग नहीं जानते,
सब दुभाषीय की, और जब संकेतों चिन्हों के माध्यम से दे रहा है तो वे संकेत और चिन्ह जो लोग समझते हैं, ऐसे विशेष प्रबोधक उनकी सहायता से उस साक्ष्य का अभिलेखन न्यायालय करेगा और ये सब मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। किंतु ये जो विशेष प्रबोधक और चिन्ह वो जो कुछ हो रहा है उस सब की वीडियो फिल्म ये तैयार होगी, ताकि अगर ये सवाल उठे कि जो साक्ष्य दिया गया था और जो साक्ष्य अभिलिखित किया गया दोनों के बीच फर्क है, तो फिर यह निर्धारित किया जा सके उस वीडियो फिल्म को देखकर कि क्या कहा गया था और क्या अभिलिखित हुआ। तो परिवर्तन इस सेक्शन में हुआ, लेकिन जो परिवर्तन है उसे इनफैक्ट परिवर्तन भी नहीं कह सकते, वो समय की जरूरत है, यह कहा जाना ज्यादा ठीक होगा। तो आपका विशेष प्रबोधक यह दुभाषी। अब अगला सेक्शन कहता है कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में परीक्षा। कहता सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। सिविल कार्रवाइयों में, ठीक है, विशेषकर सिविल कार्रवाइयों में उन्होंने कहा कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है जो समझ में ना आने लायक। सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार वो भी सक्षम साक्षी होंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि साहब ये तो अपने लिए अधिकार की मांग करेंगे, क्योंकि सिविल कार्रवाइयों में ठीक है सांपत्तिक ये पदीय, ठीक है, इस अधिकार की बात हो रही होगी, क्योंकि सिविल कार्रवाई क्या तो सेक्शन 9 वो डिसाइड करेगा। सेक्शन 9 सीपीसी जिसमें धन संबंधी या संपत्ति संबंधी या पद संबंधी कोई अधिकार, धन संबंधी या संपत्ति संबंधी बातें कही हो गई, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि संपत्ति संबंधी या पद संबंधी कोई अधिकार अंतर्वलित, तो वो सिविल कार्रवाई है। तो हमें धन संबंधी अधिकार है, इसकी सूचना सर्वाधिक अच्छे ढंग से हमें होगी या पड़ोसियों को होगी? अरे भाई सर्वाधिक अच्छे ढंग से तो हमें ही होगी। पद संबंधी हमें कोई अधिकार है तो उसकी सर्वाधिक अच्छी सूचना ये तो हमें होगी, और हमारे बाद किसी को होगी तो हमारी पत्नी को होगी। वो धन संबंधी अधिकार हमें कहां से पैदा हुआ, उसका स्रोत क्या है, उसका विस्तार कितना है, अगर है भी तो हम कहते 2 लाख रुपए, क्या वाकई 2 लाख रुपए था? उसका विस्तार कितना, वो काल बाधित हुआ या नहीं हुआ? इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमसे बेहतर कौन दे पाएगा? और हमारे बाद कोई उनका बेहतर उत्तर यह दे सकता है तो हमारी पत्नी, और उनको ही हम अक्षम साक्षी ये घोषित कर दें। ठीक है, क्यों ये लिखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि पीछे हम लोग देख के आए सक्षम साक्षी कौन, तो उन्होंने कहा कोमल व अतिवार्धक शरीर के या मन के रोग या ऐसे किसी अन्य कारण से न्यायालय का यह विचार है, ठीक है, कि वो प्रश्नों को समझने या उनका सही उत्तर देने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा तो वो अक्षम साक्षी है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यायालय यह कहे कि पति और पत्नी एक दूसरे के पक्ष में साक्ष्य देंगे ही देंगे, इसलिए पुराने साक्ष्य अधिनियम में 118 और वर्तमान में 124 इसकी सहायता लेकर न्यायालय पति या पत्नी को ही सिविल कार्रवाइयों में और वाद के पक्षकार को ही साक्ष्य देने से अपने पक्ष में रोक दे। कहीं ऐसा न हो जाए
इसलिए ये बात लिखी गई। आप कहते हैं कानून याद नहीं होता, हमने पहले भी कहा था कि याद करने की प्रक्रिया को देखिए, आपको वही याद होता है जिसकी सुंदरता आपके दिमाग में बैठी हुई होती है। कानून की खूबसूरती चूंकि आपको दिखाई नहीं देती, आप उसे यूं ही याद करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो कभी याद नहीं होता। अगर उसकी सुंदरता को देखकर लिखा है तो क्यों लिखा है, जो कुछ लिखा है उसके पीछे भाव क्या है, उसकी जरूरत क्या है, अगर इस ढंग से कानून को पढ़ेंगे तो भूल ही नहीं सकते आप। भूलने का कोई सवाल ये पैदा ही नहीं होता। तो उसने कहा कि सभी सिविल कार्रवाइयों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे, और किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडिक कार्रवाइयों में ऐसे व्यक्ति का क्रमशः पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा। दंडिक कार्रवाई ये चल रही है, तो वहां भी पति या पत्नी उपस्थित हो सकते हैं, और अगर वो साक्ष्य देने के लिए तैयार हैं उन तथ्यों का जिनकी जानकारी उसे दूसरे पक्षकार से नहीं आई है, जिनकी जानकारी उसने स्वयं हासिल की है। ये बात हम इसलिए जोर देकर बोल रहे हैं क्योंकि अभी जब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 128 और पुराने भारतीय साक्ष्य नियम के 122, तो आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। जो 128 मना कर रही है, वैवाहिक संस्थिति में अगर एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को कुछ बताया है, वो सूचना नहीं देंगे आप। लेकिन हमने खुद अनुभव किया है, हमने खुद सूचना प्राप्त की है जिसमें दूसरे पक्षकार का कोई रोल ही नहीं, वो क्यों नहीं देंगे हम? कानून तो साक्ष्य देने की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस तरह नहीं कि लोक शांति भंग हो जाए। क्यों? क्योंकि हम लोक शांति स्थापित हो इसके लिए साक्ष्य देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा ये देना चाहते हैं। अगर उस उद्देश्य को ही नुकसान होने लगे तो फिर हमें रोक लगानी होगी। अगर पति और पत्नी में अविश्वास पैदा होने लगे कि हम अपनी पत्नी को जो कुछ बता रहे हैं ये कल मेरे खिलाफ बोल सकती है, तो एक अविश्वास ये पति और पत्नी के रिश्ते में जो पैदा होगा ये सामाजिक शांति को स्थायी तौर पर खत्म कर देगा। इसकी चर्चा विस्तार से तब करेंगे जब 128 पढ़ेंगे। इसलिए ये रोक तो है कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को जो कुछ बताएगा उसका साक्ष्य उस पक्षकार के द्वारा जिसे दूसरे से उसकी जानकारी मिली है न्यायालय में नहीं देगा। लेकिन जो सामान्य नीति है वो यही है कि एक पक्षकार अगर स्वयं किसी तथ्य का ठीक है संज्ञान या किसी तथ्य की जानकारी अपने ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कर रहा है तो उसका साक्ष्य अगर वो देना चाहता है तो 120 के मुताबिक ठीक है देगा। और वो साक्ष्य न्यायालय किन्हीं गलतफहमियों में पढ़कर लेने से इनकार न कर दे, इसके लिए पुरानी एविडेंस एक्ट में 120 और नए में 100 आपका कितनी है 126 ये निर्मित हुई है। और तो सिविल कार्रवाइयां और दंडिक कार्रवाइयां दोनों में पक्षकार सिविल कार्रवाइयों के और उनके पति और पत्नी, और दंडिक कार्रवाइयों में ठीक है पति या पत्नी इन्हें सक्षम साक्षी घोषित कर दिया। तो आप देखेंगे हर बात को कहने के पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को समझना होगा। और जब आप उस कारण को एनालाइज करते हैं, उस कारण को समझते हैं, तब फिर कानून की खूबसूरती नजर आती है
और ये दिखता है कि जो कुछ है इसे ऐसा ही होना चाहिए था। अगली बात कहता न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भगवान नहीं होते, और आपको ऐसा लगेगा अगर कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भगवान नहीं होते तो आप आगे भावी जीवन में बहुत दिक्कतों में पड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी लगना यही चाहिए। आप भावी जीवन में दिक्कतों में इसलिए पड़ेंगे क्योंकि वो जो सामने बैठे होंगे वो खुद को भगवान ही माने बैठे होंगे, और आपको उन्हीं के सामने आर्गू करना पड़ेगा, और उनका अहम इतना अधिक होगा कि वो ईश्वर को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं होंगे। माफ करने को छोड़ो, वो ईश्वर से भी अपेक्षा करेंगे कि वो आए तो उन्हें पहले प्रणाम करे, और चूंकि आपके अंदर कंडीशनिंग ये होगी कि ये भगवान नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत आएगी उनसे संव्यवहार करने में। और ईश्वर न करे आप एपीओ कहीं हो गए, तब तो आपकी ये दिक्कत बहुत बढ़ेगी, क्योंकि वो सामने बैठे होंगे, उनका अहम आसमान में छेद कर रहा होगा, आसमान में छेद। और एक तो लोग ऐसे लोगों के अहम को बहुत बढ़ाते हैं। हम तो कई यूट्यूब चैनल देखते हैं, उन्होंने कहा जज बनने के लिए ये धाराएं हैं, तो जज का कोई बहुत बड़ी चीज होता है। हमारे तो कई मित्र हैं जो जज बनना ही नहीं चाहते। आप सुप्रीम कोर्ट में ऐसे सैकड़ों लॉयर्स को देख सकते हैं जिन्हें जजशिप ऑफर हुई और उन्हें रिफ्यूज की। आदमी नहीं नौकर होना चाहता, तो वो स्वतंत्रता पूर्वक ये रहना चाहता है, तो जजशिप क्या कोई बहुत बड़ी चीज है? किसी का मन कानून का ज्ञान देने में संतुष्ट होता है, काहे जज बने वो? ठीक है क्या कि बेसिकली आपने ज्ञान और सामाजिक हैसियत इसे जोड़ रखा है। आप ये मानते हैं कि ज्ञान किसी सोशल स्टेटस की बकौती है। एक दिन हमने एक डॉक्टर साहब को यही कह के बहुत ठीक है लज्जित किया। वो बोले कि हम आपके जितने जिला जज हैं, जितने ये हैं, वो सब हमसे ही इलाज कराते हैं, और आप, तो हमने कहा कि ऐसा है, सुनो, ज्ञान और स्टेटस इसके बीच कोई संबंध नहीं है। जज भी मूर्ख हो सकता है, और जो जज नहीं है वो भी काबिल हो सकता है। जज और स्टेटस इसके बीच कोई अंतर संबंध नहीं है। ये आपकी बेवकूफी है कि आप जज यानी सामाजिक सोशल स्टेटस और ज्ञान इसके बीच अंतर संबंध देखे बैठे। ये एकदम गलत बात है। लेकिन ये अगर आपको अनुभव हो गई तो भावी जीवन आपका कष्टों में बीतने वाला है। आप कोफ्त में रहेंगे, कुड़न में रहेंगे, लेकिन फिर भी ये जानना जरूरी है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट भगवान नहीं होते। उन्हें जो सुरक्षाएं मिली है वो लोक नीति के नाते जरूरी है, इसलिए मिली। बाकी वे कोई विशेषाधिकार लेकर पैदा हुए हैं इसलिए उन्हें सुरक्षाएं दी गई हैं। नो, ये बिल्कुल नहीं है। इसलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 127 ये घोषित करती है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट, सामान्य स्थिति यह होगी कि इन्हें इनके न्यायिक आचरण के बारे में साक्ष्य देने को विवश नहीं किया जाएगा। न्यायिक आचरण के बारे में बाकी इन्हें भी साक्ष्य देने के लिए उसी प्रकार विवश किया जाएगा, या इन्हें भी साक्षी होना होगा यदि उस तथ्य का जिसका साक्ष्य देने की इनसे अपेक्षा की जा रही है
उस तथ्य में और इनके न्यायिक आचरण में परस्पर कोई संबंध यदि नहीं है तो इन्हें उसी प्रकार साक्षी होना होगा जिस प्रकार एक आम व्यक्ति को साक्षी होना होगा। जो सुरक्षा है वो केवल न्यायिक आचरण के बारे में। न्यायिक आचरण होता क्या है? ठीक है, न्यायिक कार्रवाई ये क्या होती है? तो न्यायिक कार्रवाई इसको उस कार्रवाई को कहते हैं जब दिए गए साक्ष्य के आधार पर अपने अंतर विवेक से यह तय करना कि किस तरफ साक्ष्य का पलड़ा भारी है, कानून की व्याख्या करना और कानून की व्याख्या और कानून के मुताबिक न्याय निर्णय करना, यह न्यायिक शक्ति का प्रयोग है या न्यायिक विवेक का प्रयोग है, या इस संपूर्ण संव्यवहार को न्यायिक कार्रवाई यह नाम दिया जाता है। तो जो कुछ इन्होंने डिसाइड किया वो इन्होंने क्यों डिसाइड किया, इस विषय पर इन्हें साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। जो कुछ इन्होंने डिसाइड किया उससे आप असहमत हैं, अपील करिए, रिवीजन करिए। अपीलेट कोर्ट को यह लगता है कि यह व्याख्या कानून की हो ही नहीं सकती जो इन्होंने कर दी। अपीलेट कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन आप उन्हें यह साबित करने को या इस विषय पर साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं कर सकते। आप यानी व्यवस्था का कोई अंग कि जो कुछ उन्होंने डिसाइड किया वो उन्होंने क्यों डिसाइड किया यह नहीं किया जा सकता। और यह सुरक्षा उन्हें क्यों दी गई? इसलिए कि इस सुरक्षा के अभाव में कोई भी उनके कार्य को प्रश्नगत कर देगा और वे किसी के भी समक्ष अपने कार्य का जस्टिफिकेशन देने के लिए विवश ये किए जाएंगे और तब वे काम करने में ही डरने लगेंगे, काम करेंगे ही नहीं। जिसे होता है आप दो कारणों से मौन रहते हैं। एक, जब आपकी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई, कुछ भी बाकी नहीं बचा, तब आप मौन होते हैं। और दूसरा, जब आपके मन में ठीक है हाहाकार है, आपका मन बहुत बहुत परेशान है और आप ये मानते हैं या आप ये जानते हैं कि अगर हमने अपने मन की व्यथा किसी से कही तो कोई नहीं समझने वाला, ठीक है, या हमारी परेशानी और बढ़ेगी, हमारी हंसी बनेगी, समाधान कोई नहीं देगा, सिर्फ हमें ही परेशानियां और होंगी, तब भी आप मौन होते हैं। तो प्रत्येक मौन आपके शांत होने का परिचायक नहीं है। कई बार मौन इसलिए भी है कि आपका मन नितांत अशांत है। मन शांत है, मौन तब भी होगा, और मन अशांत है, मौन तब भी हो सकता है। इसलिए मौन शांति का प्रतीक है। यह कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रत्येक काम का जस्टिफिकेशन यह देने के लिए विवश किया जाए तो भले ही आप कितने भी ठीक क्यों ना हो, आप काम करने से इनकार ये कर देंगे। आप कहेंगे पहले हम काम करें, फिर हम बताते घूमें कि हमने काहे किया।
तो हम करेंगे ही नहीं। और आपका काम न करना न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के रूप में, या काम को लंबित बनाए रखना, ये लोक हित में नहीं है। इसलिए ये माना गया है कि न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट को सुरक्षा मिलनी चाहिए अपने न्यायिक आचरण के संबंध में, लेकिन यह सुरक्षा इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें अपने न्यायिक आचरण के बारे में कभी भी साक्ष्य देना नहीं पड़ेगा। यह सुरक्षा इस स्तर की भी नहीं होनी चाहिए। इन दोनों हितों में सामंजस्य बिठाने के लिए धारा 127 बनाई गई नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, और पिछले में कितनी है? 123। क्या कहती है? पहली बात कि सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट उन बातों के बारे में जिनका संबंध उनके न्यायिक शक्तियों के प्रयोग से है, उनके बारे में साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किए जा सकते, उनसे नहीं पूछा जा सकता कि वॉट एवर दे हैव डिसाइडेड सो वाई, ये क्वेश्चन नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन सामंजस्य है दो विरोधी हितों में, ये सुरक्षा इतनी भी नहीं बढ़ाई जाएगी कि एक मामला देखने में लग रहा है कि इन्होंने न्यायिक विवेक के नाम पर या न्यायिक शक्ति के प्रयोग के नाम पर भ्रष्टाचार किया है, अवैध किया है, तो भी इन्हें अपने न्यायिक आचरण के बारे में साक्ष्य देने के लिए या इनसे सवाल करने के लिए इन्हें विवश न किया जा सके, ये बात नहीं रहेगी। क्योंकि हम लोगों ने देखा था अकृत्य जब पढ़ रहे थे कि न्यायाधीशों को सामान्य तौर पर अभियोजित नहीं किया जाएगा, लेकिन किया भी जाएगा। उसके भी रास्ते हैं, सीआरपीसी में भी हैं और वहां भी हैं। तो इन्हें अपने न्यायिक आचरण के बारे में, ठीक है, स्पष्टीकरण देने के लिए आहूत भी किया जा सकता है। लेकिन कब? जब इनका अपीलेट कोर्ट, यानी ये न्यायालय के रूप में जिस न्यायालय के अधीनस्थ है, उसकी अनुमति मिल जाए, तो फिर न्यायिक आचरण के बारे में भी सवाल होगा। सामान्य तौर पर इन्हें अपने न्यायिक आचरण के बारे में साक्ष्य देने को विवश ये नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इनके अपीलीय न्यायालय की अनुमति मिल जाए, तो फिर इन्हें अपने न्यायिक आचरण के बारे में भी साक्ष्य देने को विवश किया जाएगा। इस बात को छोड़कर अगर कोई तथ्य इनकी जानकारी में है और उस तथ्य का साक्ष्य विवादित तथ्यों के न्याय निर्णय के लिए आवश्यक है और उस तथ्य का कोई संबंध इनकी न्यायिक शक्ति के प्रयोग से नहीं है, तो फिर इन्हें सामान्य व्यक्ति की तरह साक्ष्य देने के लिए विवश ये भी किया जाएगा। यानी अगर धारा को एकदम समराइज करें तो दो तीन बातें क्लियर हो जाती हैं। एक, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा अपने न्यायिक आचरण के बारे में। न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक आचरण के बारे में भी साक्ष्य देने को विवश किया जाएगा यदि उसकी अपीलीय न्यायालय की अनुज्ञा ये मिल गई हो। और शेष सारे मामलों में, जिन मामलों का संबंध इनके न्यायिक शक्ति के प्रयोग से नहीं है, उनमें इन्हें सामान्य व्यक्तियों की तरह साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाएगा। क्योंकि साक्ष्य का दिया जाना और साक्ष्य का लिया जाना ये सर्वोच्च है, क्योंकि इसी के माध्यम से शांति स्थापित होगी। देखें सेक्शन क्या कहता है। कहता कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश
या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में। नाते का संबंध, इसका मतलब यह हो गया न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते वो जो आचरण करेगा वो न्यायिक आचरण ही है, ठीक है ना। इसका मतलब न्यायिक आचरण के बारे में उसे साक्ष्य देने को विवश नहीं किया जाएगा। या ऐसी किसी बात के बारे में जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, यानी ना तो न्यायिक शक्ति के प्रयोग के बारे में उससे कोई सवाल होगा और ना उन बातों के बारे में जिनकी जानकारी उसे सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट है। अगर ना होता तो उन बातों का ज्ञान उसे नहीं होता, ठीक है। किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, इसका मतलब विशेष न्यायालय के आदेश से किया भी जा सकता है, ठीक है ना, जिसके वह अधीनस्थ है, विवश नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब विशेष न्यायालय जिसके वह अधीनस्थ है उसकी अनुमति से विवश किया भी जाएगा, ठीक है। किंतु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थी जब वह ऐसे कार्य कर रहा था, उसकी परीक्षा की जा सकेगी। उसकी उपस्थिति में कत्ल हो गया तो जो उसकी उपस्थिति में घटित हुआ उसके बारे में उसकी परीक्षा होगी, क्योंकि कत्ल का होना यह तो न्यायालय में मौजूद हर व्यक्ति की जानकारी में आया। कत्ल का होना न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट महोदय की जानकारी में इसलिए तो नहीं आया कि वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हैं, वो व्यक्ति होते तो भी होता, तो भी तो कत्ल का होना उनकी जानकारी में होता। तो ये बात ऐसी तो नहीं है जिसका ज्ञान उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि वो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसके लिए किसी विशेष न्यायालय के आदेश की जरूरत ही नहीं है। उनका साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उनकी परीक्षा ये की जा सकेगी। दृष्टांत आप देख ले, कहता सेशंस न्यायालय के समक्ष अपने विचारण होना चाहिए, ठीक है। अपने विचारण में क्या कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट खां द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। अब एविडेंस की रिकॉर्डिंग ये न्यायिक काम है। आप आरोप लगा रहे हैं मजिस्ट्रेट ने अनुचित ढंग से अभिसाक्ष्य अभिलिखित किया था या लिया था, तद विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काको किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जाएगा, क्योंकि न्यायिक आचरण है, विशेष न्यायालय का आदेश चाहिए। मजिस्ट्रेट खां के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का सेशंस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय खां से यह नहीं पूछा जा सकता कि खां ने क्या कहा था, ठीक है, ठीक है ना। खां मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियुक्त है ना, ठीक है। तो उसने मिथ्या साक्ष्य के रूप में मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या कहा था, मजिस्ट्रेट से यह नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यह नहीं पूछा जा सकता क्योंकि उस बात का ज्ञान उसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते ही हुआ है, इसलिए नहीं पूछा जा सकता, ठीक है। का सेशंस न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशंस न्यायाधीश खां के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस ऑफिसर की हत्या करने का प्रयास किया था। इसके लिए विशेष न्यायालय के आदेश की कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हत्या का प्रयास उसने किया था या नहीं इसकी जानकारी के लिए व्यक्ति होना पर्याप्त है। इसका न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के होने से कोई ताल्लुक ही नहीं, इसलिए ये इस बात का साक्ष्य देने के लिए उसे विवश किया भी जाएगा। बात यहीं रोक देंगे, कल शेष बात हम लोग करेंगे, आगे की देखेंगे।